हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं मॉक टेस्ट 14 यानी 14वें टेस्ट सीरीज को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न 61 से लेकर के 80 तक के लिए है और यह हमारा 14वां मॉक टेस्ट है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? पहला ऑप्शन है 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम, दूसरा है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम और डी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका विकल्प सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा आरंभ किया गया था। यह आरक्षण और शासन पर नियंत्रण से संबंधित नियम है। तो याद रखिएगा कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लाया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जहां ग्रंथ की बात है और सूची 2 जिसमें रचनाकार दिया हुआ है। तो ए है सौंदरानंद और 1 में है वसुबंधु, बी है माध्यम कारिका और 2 है बुद्ध घोष, सी है विशुद्धिमग्ग और 3 में है नागार्जुन, डी में है अभिधम्म कोश और 4 में है अश्वघोष। सुमेलित करना है, तो सुमेलित करने में सबसे पहला ग्रंथ है आपका सौंदरानंद। ये किसने लिखा है? यह लिखा है अश्वघोष ने। तो ये 1 का क्या हो जाएगा? 4। दूसरा है आपका माध्यमिक कारिका। तो माध्यमिक कारिका की रचना किसने की? तो माध्यमिक कारिका की रचना नागार्जुन ने किया था। ठीक है, ये क्या है? भारत के आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को, आप लोग जानते होंगे उम्मीद है। सी है विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग जो है यह ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की बुद्ध घोष ने। ठीक है, उसके बाद है अभिधम्म कोश, इसकी रचना किसने की? तो वसुबंधु ने की। ठीक है, तो सौंदरानंद शारिपुत्र प्रकरण तथा बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। कौन कौन? सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? अश्वघोष ने किया है। और अश्वघोष जो है कनिष्क के समकालीन थे। उसके बाद विशुद्धिमग्ग का अर्थ होता है शुद्धि का मार्ग। विशुद्धिमग्ग का क्या अर्थ होता है? शुद्धि का मार्ग। तो ये 2 बात आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति जो पाई जाती है, आपको बताना है 4 विकल्प में से कौन सा है। ए है हमारा एक अंतिम साक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, बी है वर्ग संघर्ष, सी है निजी संपत्ति की समाप्ति और डी है आर्थिक नियतिवाद। तो इस प्रकार से यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, एक अंतिम साक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। यानी गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक समान सहमति जो थी, यह एक अंतिम साक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज जो है, यह दोनों में कॉमन था, दोनों में एक समान था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक अंतिम साक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की परिकल्पना। ठीक है, आइए चलते हैं अगले 64 पर। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो इसका भार होता है ए 0, बी अपरिवर्तित, सी परिवर्तनशील और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, अपरिवर्तित रहता है। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है, जबकि गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है और भार अपरिवर्तित रहता है। तो इसको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? प्रत्येक संगठन का अपना अपना एक आदर्श वाक्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है। विकल्प ए है जागृतम अहर्निशम, विकल्प बी है तेजस्विना वधितमस्तु, तेजस्विना वधितमस्तु, सी है वलस्य मूलम विज्ञानम और डी है वयम रक्षामः। तो आपको बताना है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि वलस्य मूलम विज्ञानम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य वलस्य मूलम विज्ञानम है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 हमारा कहता है समय मापक विज्ञान है। विकल्प ए हॉरोलॉजी, विकल्प बी कॉस्मोलॉजी, विकल्प सी टोमोग्राफी, विकल्प डी हाइड्रोलॉजी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हॉरोलॉजी। समय मापक विज्ञान हॉरोलॉजी कहलाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पर। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? खीरे को काट कर यदि उसमें नमक डालते हैं तो क्या होता है? पानी निकलने लगता है। तो आपको बताना है कि किसके कारण पानी निकलने लगता है। विकल्प ए है सक्रिय परिवहन, विकल्प बी है निष्क्रिय परिवहन, विकल्प सी है परासरण और विकल्प डी है प्रसार। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, परासरण के कारण क्या होता है कि पानी निकलने लगता है। तो परासरण होता क्या है आइए जानते हैं इस बात को, कि परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरने लगता है। नमक डालने पर अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उससे पानी निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि खीरे को काट कर यदि उसमें नमक डाला जाता है तो परासरण के कारण जो है कि पानी निकलने लगता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। आयोडीकृत लवण में रहता है ए मुक्त आयोडीन, बी कैल्शियम आयोडाइड, सी मैग्नीशियम आयोडाइड और डी पोटेशियम आयोडाइड। तो आपको यहाँ बताना है कि आयोडीकृत लवण में आयोडीकृत लवण में क्या रहता है चारों विकल्प में से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यानी पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण का मतलब हुआ आयोडीन युक्त नमक। आयोडीकृत लवण का मतलब क्या हो गया? आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। और इसमें क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। याद रखना है कि आयोडीन युक्त लवण में आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 69 पर। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। तो ए है आपका सर्टोली कोशिकाएं, बी है आपका लैंडिंग कोशिकाएं, सी है जर्मिनल कोशिकाएं और डी है म्यूकस कोशिकाएं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी लैंडिंग कोशिकाएं। एक्चुअली जो एंड्रोजन हार्मोन है यह लैंडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। लैंडिंग कोशिकाएं वृषण के अंतःस्रावी उत्तकों के गठन करती है और वहीं से जो है इसका स्राव होता है। एंड्रोजन एक नर लैंगिक हार्मोन है, यानी कि एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एंड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो लैंडिंग कोशिका से। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पर। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र, ये प्रमुख जनजाति यहाँ पर नहीं होगा, किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक ना। यानी कैलाश पर्वत जो है निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए है सिक्किम, बी है तिब्बत, सी है नेपाल और डी है उत्तराखंड। आपको बताना है कि कैलाश पर्वत जो है कि चारों विकल्पों में से कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका कैलाश पर्वत जो है यह तिब्बत वाले क्षेत्र में है।
मैं बता दूं यहाँ पर कि माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारा जो पर्वत चोटी है वह नेपाल में है। जैसे नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, ये सभी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जैसे कंचनजंगा है तो ये आपका सिक्किम में है। कैलाश पर्वत कहाँ है? तो ये आपका चोटी तिब्बत में पड़ता है। तो यही यहाँ पर प्रश्न पूछने का मतलब है कि कैलाश पर्वत जो है कि निम्न में से किस क्षेत्र की ऊंची चोटी है? तो यह तिब्बत की ऊंची चोटी है। ठीक है। और उत्तराखंड का क्या क्या था? तो नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, ये सब उत्तराखंड का। और नेपाल का माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब। सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक है। और केटू काराकोरम जो बोलते हैं वह भारत का है, लेकिन वर्तमान में वह पीओके में स्थित है। ठीक है, वह भी ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? पहला है अबोर, दूसरा है आपका गद्दी, तीसरा है लेप्चा और चौथा है थारू। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा गद्दी। यानी धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है वह गद्दी है। अबोर या ओबर जो है जनजाति दक्षिण इथियोपिया में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम, भूटान, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र और पूर्वी नेपाल आदि में लेप्चा जनजाति पाया जाता है। उसके बाद आपका थारू जनजाति जो है उत्तरी भारत और नेपाल आदि में पाया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि धौलाधर श्रेणी में प्रमुख जाति जो है वह गद्दी पाई जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पर। 2011 की जनगणना का क्रम जो है कि क्या है? अब तक हम लोग 2011 की जनगणना को ही मानते आ रहे हैं, क्योंकि 2021 में जो जनगणना होना था वह कोविड के कारण आगे बढ़ा दिया गया और अब तक 2021 का जनगणना जो है कि आया नहीं है। इसलिए जो 2011 में जनगणना हुए थे उसका क्रम क्या था ये आपको बताना है। 12वां, बी 13वां, सी 14वां और डी 15वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी 15वां। 2011 की जनगणना का क्रम 15वां था। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू। यानी कि संविधान सभा का जो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? 4 विकल्पों में से आपको बताना है। पहला विकल्प है गर्भगृह से, दूसरा विकल्प है दीवारों पर की गई चित्रकारी से, तीसरा विकल्प है शिखर से और चौथा विकल्प है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो आपको यहाँ पर सही जवाब बताना है और सही जवाब है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है कि तोरण के ऊपर में जो अलंकृत बहुमंजिला भवन बना हुआ है इसी का है गोपुरम का अर्थ। ठीक है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा कहता है जवाबित का संबंध किससे है? ए है आपका राज्य कानून से, बी मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, सी है हमारा टकसाल संबंधी कानून से और डी है कृषि संबंधी कानून से। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। जवाबित का संबंध किससे है? तो विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। किससे है? जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी या जिहाद का नारा दिया था? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किस युद्ध में? विकल्प ए पानीपत का युद्ध में, विकल्प बी खानवा युद्ध में, विकल्प सी चंदेरी का युद्ध में और विकल्प डी इनमें से किसी भी युद्ध में उन्होंने जिहाद का नारा नहीं दिया था। तो इसमें आपको बताना है कि किस युद्ध में
बाबर ने जो है कि जिहाद का नारा दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है, जिहाद की घोषणा बाबर ने किस युद्ध में किया? तो खानवा के युद्ध में। किसमें? खानवा के युद्ध में। आइए नेक्स्ट चलते हैं 77 पर। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ठीक है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी लॉर्ड मिंटो, विकल्प सी लॉर्ड लीटन और विकल्प डी लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए लॉर्ड कर्जन। कौन सा जवाब है? लॉर्ड कर्जन। विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पर। थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? थांगटा मार्शल आर्ट का संबंध, चार विकल्प है आपके पास, किससे संबंधित है? तो ए केरल, बी मणिपुर, सी पश्चिम बंगाल और डी पंजाब। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी मणिपुर। थांगटा मार्शल आर्ट का संबंध मणिपुर राज्य से है। थांगटा मणिपुर, थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर राज्य से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। बंथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? बंथुकम्मा। बंथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चार विकल्प है आपके पास। पहला नागालैंड, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा असम और चौथा तेलंगाना। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि किस में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी तेलंगाना। बंथुकम्मा उत्सव जो है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। आइए आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? चार विकल्प है आपके पास। पहला है 8 अप्रैल 2015 को, दूसरा है आपका 15 सितंबर 2014 को, तीसरा है 10 जुलाई 2016 को और चौथा है 22 जनवरी 2015 को। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ जो है 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। तो इस प्रकार से नियमित रूप से बने रहिए शाही पाठशाला के मॉक टेस्ट से जुड़े दरोगा के टेस्ट सीरीज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रह किया जा रहा है आप लोगों के लिए, और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बीच बीच में सेट प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्रश्न में कुछ अंतर आपको आभास हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेट मैं खुद से आपको बना कर दूंगा, जो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।